हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। और लास्ट टाइम हमने देखा था एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया और पोर्तुगीज का यहाँ पे हो चुका था, स्प्रेड हो रहा था। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि उनकी डिक्लाइन शुरू हो गई थी। उसके फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे कि क्यों हुआ था ऐसा और क्या क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस आए पोर्तुगीज के आने से। तो ये सब कवर करने के बाद हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि और कौन से यूरोपियन पावर्स को फॉलो करते हुए आए और आगे क्या क्या उनके एडवांसमेंट हुए इंडिया में। तो उनको डिस्कस करते हैं अभी। नेक्स्ट क्या आएंगे फिर? द डच। डच पोर्तुगीज को फॉलो किया किसने? डच ने। डच पहले कहाँ आए थे? वो आपके जावा आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड पे पहले वो पहला पोर्तुगीज जो था वो आया था 1596 में। कॉर्नेलिस डी हुटमैन। हुटमैन जो आया था कहाँ पे आया था? वो सुमात्रा पे। फिर वहाँ से ईस्टर्न जो साइड है, ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, ईस्टर्न कोस्ट पे उनका अराइवल हुआ। तो ईस्टर्न कोस्ट पे जब अराइवल हुआ तो पहला जो डच का वो बना था 1605 में, कहाँ पे बना था? मसूलीपट्टनम में बना था। मसूलीपट्टनम यहाँ पे आंध्रा में पड़ेगा। तो ये जो है फर्स्ट फैक्ट्री इन्होंने वहाँ पे सेट करी थी अपनी। फिर लेटर क्या किया इन्होंने? चेन्नई में किससे लिया? पोर्तुगीज से। उनका चेन्नई में एक नागापट्टनम में वहाँ पे भी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करी उन्होंने। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ बन गया था इनका? इस रीजन में, सदर्न इंडिया में इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था। किनका? पोर्तुगीज डच का। तो डच जो थे उनका मेन जो फैक्ट्रीज और भी जगह बनाई, कहाँ पे? एक सूरत में बनाई, फिर बिमलीपट्टनम में। ये अलग अलग टाइम पे दिखा रहा है, जैसे कि 16 से 41, फिर 45, फिर 53 चिंसूरा। तो ऐसे धीरे धीरे इनका जो नई फैक्ट्रीज बनती गई और स्प्रेड होता गया। तो जो इनका लेटर और एक्सपेंशन कहाँ हुआ? मतलब पटना में भी हुआ, मतलब बंगाल रीजन में भी लेटर एक्सपेंशन हुआ। कहाँ पे? मुर्शिदाबाद, कासिम बाजार, मुर्शिदाबाद। और ये बालासोर उड़ीसा में है, पटना बिहार, और फिर नागापट्टनम जो पहले था वहीं पे और एक्सपेंशन किया इन्होंने। कहाँ पे? तमिलनाडु में। फिर कोच्चि, कोच्चि जो है केरल में 1663 में ये एक्सपेंशन होती है। ये किसके? डच के एक्सपेंशन हुई। तो डच का मेन जो मोटिव था, कब क्या था उनका? वो ट्रेड का था। तो वो देखते क्या इनके क्या क्या मोटिव्स थे डच का। इकोनॉमिक क्वेस्ट ऑफ डच, मतलब उनका मेन जो आप सबके जब पढ़ोगे तो जैसे पोर्तुगीज का मेन क्या था कि पहले क्रिश्चियनिटी को लेके वो आए थे कि क्रिश्चियनडम को फैलाना है, क्रिश्चियनडम को पूरे इंडिया वर्ल्ड में फैलाना है, अरब को काउंटर करना है। अब वो सब चीजें हो चुकी थी। अब ये आ रहे थे किस लिए? इनका मेन था कि इकोनॉमिक क्वेस्ट का पूरा, सबके जो इकोनॉमिक ट्रेड थे सबका एक कॉमन फैक्टर लाई करेगा। लेकिन किसी का क्या होता है कि पॉलिटिकल एम्बिशंस मोर थे, मिशनरी मिशंस मोर थे। डच के क्या थे? इकोनॉमिक मिशंस पे ज़्यादा इनका ध्यान था। तो मेन इन्होंने क्या क्या किया? तो एक तो इंडिगो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी इन्होंने। इंडिगो आपको पता है कि किसके लिए था ये? तो पहले तो इन्होंने इंडिगो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की यमुना वैली में। यमुना वैली, यमुना वैली में क्या इंडिगो जो किसके लिए था आपका? जब वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था तो इनको किसकी रिक्वायरमेंट थी? डाई की रिक्वायरमेंट थी, तो वो इंडिगो से पूरी होती थी। तो वो स्टार्ट किया इन्होंने। इंडिगो बना के ये भेजते थे वहाँ पे यूरोप में। और दूसरा टेक्सटाइल और सिल्क कहाँ से भेजते थे? बंगाल से। बंगाल से टेक्सटाइल और सिल्क का ये एक्सपोर्ट करते थे, गुजरात और बंगाल से। और गुजरात, बंगाल, कोरोमंडल, ये तीनों जो जगह है ये कोस्ट से ये टेक्सटाइल भेजते थे। और सॉल्ट पेट्रे कहाँ से? बिहार से। और ओपीएम भी बिहार से करते थे। तो सॉल्ट पेट्रे किसके लिए? तो आर्मरी जो होती थी इनकी आगे यूज होती थी उसमें बनाने के लिए आपको बारूद को। तो सॉल्ट पेट्रे वहाँ से बिहार से, ओपीएम भी वहीं से। और राइस जो है, राइस की भी रिक्वायरमेंट पूरी होती थी गंगा वैली से। मतलब ओपीएम और राइस, मतलब बिहार और रीजन जो थे गंगा वैली में लाई करते थे, वहां से पूरी होती थी। और क्या था? उन्होंने मोनोपोलाइज किया था ट्रेड किसमें? ब्लैक पेपर, स्पाइसेस। और किस में इंटरेस्टेड थे? मेन जो सिल्क, कॉटन, इंडिगो, राइस एंड ओपियम, ये इनके मेन। तो इनका जो इकोनॉमिक वो है ना, एस्पिरेशन था वो ग्रेटर था रेदर देन मिशनरी और पॉलिटिकल एस्पिरेशन। तो इनको बस फैक्ट्रीज से ज़्यादा वो था, टेरिटरीज इन्होंने ज़्यादा स्टार्टिंग में एक्वायर नहीं करी। फिर क्या हुआ? हाँ, जैसे कि इनका डिक्लाइन का क्या रीजन हुआ? यही डिक्लाइन का भी रीजन बनता है, क्योंकि जब तक आप टेरिटरीज कहीं पे नहीं स्टैब्लिश करोगे तो आपको प्रोटेक्शन का एक फोर्ट्रेस बनाना ये सब मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक डिक्लाइन का रीजन भी बन गया था, क्योंकि एम्पायर बिल्डिंग उनका इंटरेस्ट नहीं था। दे वांटेड टू फोकस ऑन द ट्रेड। और क्या दूसरा क्या रीजन था? एंग्लो डच राइवल, इन इंग्लिश जब का अराइवल हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे इनके कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए इंग्लैंड के साथ। तो इनकी राइवलरी कहाँ हुई थी? एक तो अम्बोयना मास्केर है, यह इंडोनेशिया में हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे लोग मरे थे। तो एक ये हो गया। फिर इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया गया
कि ब्रिटिश ब्रिटिश जो है वहाँ से इंडोनेशिया से विड्रू कर लेंगे और डच जो है इंडिया से विड्रू कर लेंगे। तो ये कब हुआ है 1623 में। तो ये इवेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है अम्बोयना मास्केयर, क्योंकि इसके बाद ही ये जो डच है वो पीछे आगे कहाँ से, इंडिया से, और ब्रिटिश को अलाउ कर दे कि आप इंडिया में करो और हम कहाँ करेंगे, इंडोनेशिया में करेंगे। तो ये इनके बीच में एक समझौता हो गया। फिर जो थर्ड एंग्लो डच वार हुआ तो इसमें क्या, बे ऑफ बंगाल में इंग्लिश शिप्स को कैप्चर किया किसने, डच ने, क्योंकि ट्रेड तो ये उसके बाद भी कर रहे थे, तो ट्रेड कंटिन्यूड था। तो 1759 में क्या हुआ, फाइनली बैटल ऑफ हुगली में ना 7 ईयर वॉर जब चल रहा था, एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा था, उसमें ही बीच में यहाँ 1759 में यहाँ पे क्या किया था, डच को बुरी तरीके से हराया और डच का जो राइज था इंडिया में वो खत्म हो गया, क्योंकि राइज किसका होने लग गया था उस समय, ब्रिटिश एम्पायर का। तो ये डच की स्टोरी हो जाती है कि डच पावर जो है ट्रेड तक रह गया, कोई टेरिटरीज नहीं बना पाए, कोई स्टैब्लिशमेंट ऐसी नहीं हो पाई कि फिर वो फर्दर कर पाए अपना एक्सपेंशन। तो ये डच के से रिलेटेड आप जितनी वो थी आपने देख ली। तो डच के बाद अभी देखते हैं कि कौन आया था। फिर इंग्लिश जो है उसी समय जब डच का उधर ईस्ट में वो चल रहा था तो इंग्लिश भी अराइव कर रहे थे। तो इंग्लिश का आने का जो ब्रिटिशर्स थे उनके आने का जो लैंडमार्क वो था, इवेंट था, वो था 31 दिसंबर 1600 को, कहाँ पे, इंग्लैंड में, जब क्वीन एलिजाबेथ ने वो किया था, चार्टर इशू किया था, किसके लिए, इनके लिए, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट ओन कंपनी थी, इसको इन्होंने एक चार्टर इशू किया। चार्टर मतलब कि आपको मोनोपोली फॉर ट्रेड इन ईस्ट इंडिया, मतलब ईस्टर्न पार्ट इंडीज में आप जाओ, एक्सप्लोर करो, ट्रेड करो, उसका एक चार्टर इशू किया। और ये मोनोपोली पहले 20 ईयर्स के लिए होती थी, फिर बाद में धीरे धीरे एक्सटेंड हो गई और इंडेफिनिट टाइम के लिए हो गई थी। तो ये देखेंगे इवेंट का आगे क्या है। तो 1609 में क्या हुआ था, कैप्टन हॉकिंग जो है, उसके बाद ही चार्टर इशू होने के बाद कैप्टन हॉकिंग अराइव्ड इन जहांगीर कोर्ट में आए थे। तो बट यहाँ पे कोई भी परमिशन नहीं मिलती फैक्ट्री की और ट्रेड की, बट ही वाज गिवन रिस्पेक्ट ऑन, उसको इंग्लिश खान की वो दी थी, उपाधि दी थी, किसने, जहांगीर ने। फिर यहाँ पे 1611 में उसका एम क्या था कि हमें ट्रेड कंसेशन लेने या फैक्ट्री लगानी, वो पूरा नहीं हुआ उस समय 1609 में। मेन जो ये हुआ था, इनका जो स्टार्ट हुआ, ट्रेड स्टार्ट कब हुआ, मसूलीपट्टनम से स्टार्ट हुआ, वो ईस्टर्न को, क्योंकि वेस्ट में आपको पता है कौन थे, डच थे, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था और उन्होंने स्टैब्लिश की वहाँ पे फैक्ट्री कब, 1616 में। फिर कैप्टन थॉमस बेस्ट जो है ना, वो एक पहली बार ऐसा क्या हुआ कि जो एंग्लो है पोर्तुगीज फाइट हुई, मतलब ब्रिटिशर्स की और पोर्तुगीज की फाइट हुई, तो उसमें 1612 में इन्होंने डिफीट किया कि पोर्तुगीज को, कहाँ पे, कोस्ट ऑफ सूरत में। और ये उस समय आपको ये पता है कि डच से कौन परेशान थे, मुगल्स क्यों परेशान थे, उनके जो क्रिश्चनरी एक्टिविटीज चल रही थी, तो क्रिश्चियन एक तो कन्वर्जन से परेशान थे, ऊपर से जो मुस्लिम पे अटैक्स हो रहे थे अरब्स पे, उससे ही परेशान थे, और उनका जो पायरेसी का जो सिस्टम था वो भी अफेक्ट कर रहा था ट्रेड को। तो इन सब चीज़ों से परेशान थे। तो जब इन्होंने हराया इसको, इंग्लिश ने पोर्तुगीज को, तो इससे खुश होकर क्या किया इन्होंने, जहांगीर ने ग्रांट किया परमिशन फॉर इंग्लिश टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट सूरत इन 1613। तो 1613 में सूरत में फैक्ट्री बनी, क्योंकि जहांगीर ने परमिट किया आफ्टर द डिफीट ऑफ पोर्तुगीज ऑन द हैंड ऑफ किसके, थॉमस बेस्ट। तो ये जब हो गया तो 1615 में क्या हुआ, थॉमस रो आए। तो इन थॉमस रो जो आए थे, ये ही वाज एम्बेसडर ऑफ जेम्स वन, और इनका मेन पर्पस था कि यहाँ पे आके वो एक्सपेंड करना है, जो फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई। तो मुगल के अंदर अब ब्रिटिश इन्फ्लुएंस बढ़ गया था मुगल के कोर्ट्स में, तो उन्होंने इनको कहाँ परमिशन दी, टू सेट अप फैक्ट्री एट आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच। ये जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज बनी कब, ये बनी है 1615 में, और ये यूपीएससी ने 21 में पूछा हुआ है। तो आपको ये देखना है कि जितने इवेंट है, एक तो क्रोनोलॉजी आपको ध्यान रखनी है, 1600 से लेके 1615 तक क्या क्या हुआ, उसमें इवेंट्स क्या क्या हुए, और क्रोनोलॉजी के साथ साथ कौन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे, मतलब कौन सारे जो इम्पोर्टेंट लोग आए, कैप्टन्स आए, उनका आपको ध्यान रखना है, और कहाँ कहाँ फैक्ट्री स्टैब्लिश, उसके आगे पीछे क्या क्या डेवलपमेंट हुई, कौन सी वॉर हुई, या फिर कौन सा कोर्ट में क्या फरमान मिला, इन सबको थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस, जो ये पूछा गया है 21 में। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वहाँ नहीं रुकी,
सिर्फ खाली फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में रुकी, धीरे धीरे वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन भी होता गया। तो वो हम देखते हैं कैसे उनका ग्रोथ होता गया। तो वो उस पर हम क्या देखेंगे कि पहला तो जो मेजर इवेंट थे जिससे कि उनका ग्रोथ हुआ यहाँ पे इंडिया में, और उनकी क्या बनी यहाँ पे बादशाहत बनी धीरे धीरे। तो वो देखते गोल्डन फरमान जो था किसने दिया था, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इन 1632 में ये गोल्डन फरमान दिया था। तो इससे क्या हुआ था, जो सेंट्रल इंडिया का रीजन है, हैदराबाद के आसपास का जो रीजन है, वहां पे इनको फ्रीली ट्रेड करने का मौका मिला किसे, गोलकोंडा रीजन में। फिर इसके बाद क्या हुआ, बॉम्बे में बॉम्बे जो था पहले आपको पता है किसके साथ था, पोर्तुगीज के पास था। पोर्तुगीज से ने जो इनका जो शादी हुई थी इनके रिलेशन किंग्स चार्ल्स को उसमें दिया, डावरी में गिफ्ट किया, क्या बॉम्बे गिफ्ट किया। तो ऐसे करके वो आगे क्या बॉम्बे उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आया। क्यों, क्योंकि वहां से फिर किंग्स चार्ल्स को ये 10 पाउंड इन में पेमेंट में वो एनुअल पेमेंट देते थे, और 1668 में वो ट्रांसफर कर दिया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। तो इनके कंट्रोल में टेरिटरीज आने लगी धीरे धीरे। फिर नेक्स्ट क्या हुआ 1639 में कि जो चंद्रगिरी है, वो चंद्रगिरी एक फ्यूडेटरी थी कहाँ की, विजयनगर एम्पायर की पुराने उस समय। तो वो क्या परमिशन दी था फोर्ट बनाने के लिए मद्रास में उसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो अब जो मद्रास जो थी, मद्रास मसूलीपट्टनम में पहले वो था, साउथ इंडिया का जो कंट्रोल होता था, वो शिफ्ट कहाँ हो गया आपका मद्रास में, सेंट जॉर्ज में। ये बन गया इनका हेडक्वार्टर कहाँ, साउथ इंडिया में। मसूलीपट्टनम से कहाँ शिफ्ट हो गया, मद्रास में। तो ये जो फोर्ट का नाम है, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये इंपॉर्टेंट हो जाए किसके लिए, और ये पूछा हुआ है ब्रिटिशर्स के मद्रास के कंट्रोल के लिए। ये यूपीएससी ने 2022 में पूछा हुआ है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। और 1633 में क्या हुआ, ये अपनी एक्टिविटी कहाँ पे, ईस्टर्न पार्ट में स्टार्ट करने लग गए। और फैक्ट्रीज कहाँ लगाई, हरिहरपुरा, ये कहाँ पड़ता है, महानदी जो है डेल्टा रीजन है उसमें है ये हरिहरपुरा वहाँ पे। और कहाँ पे, बालासोर, ये उड़ीसा में है, बालासोर उड़ीसा में। तो यहाँ पे स्टैब्लिश किया। तो ईस्टर्न पार्ट में भी एक्सपेंशन हो रहा है। और बंगाल में का क्या हुआ, बंगाल में शाहसुजा थे उस समय। तो शाहसुजा ने इंग्लिश को किसके लिए अलाउ किया, ट्रेड इन रिटर्न फॉर एनुअल पेमेंट। मतलब जो ये ना फ्री ट्रेड कर सकते थे विद एनुअल पेमेंट ये अराउंड रुपीज उस समय थी 3000 के करीब एनुअल पेमेंट ये पे करते थे और ट्रेड करते थे। तो जब ये स्टार्ट किया तो इसके बाद ही इन्होंने फैक्ट्री कहाँ लगाई, हुगली में 1651 में। और कासिम बाजार, हुगली कासिम बाजार, पटना पहले बंगाल का पार्ट था उस समय बिहार में, तो वो भी तभी लगे थे ये 1651 में। फिर विलियम हेजेस, ये इन्होंने ट्राई किया कि क्या करें, फोर्टिफाइड ट्रेड वो बनाए सेटलमेंट, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर लेटर क्या हुआ, जॉब चारनॉक जो थे उनके अंडर में क्या हुआ था, नेगोशिएशन से और ट्रीटी साइन करी इंग्लिश फैक्ट्री लगाने के लिए। कहाँ पे, सुतानौती, जो कि 1691 में। सुतानौती क्यों इंपॉर्टेंट देखते हैं, कहाँ का ये है। तो यहाँ पे सुतानौती में लगाने के बाद क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट पोजीशन बने बंगाल में। बंगाल के रीजन में ना धीरे धीरे ये अपने आप कंसोलिडेट कर रहे टेरिटरी को। तो ये 1698 में वहाँ पे फिर इन्होंने जमींदारी राइट भी ले ली ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस 3 विलेजेस में, जो ये थे सुतानौती, गोविंदपुर एंड कालीघाट। फिर कालीघाट जो है आज का मॉडर्न डे वहाँ पे। तो ये रीजन जो बंगाल के हैं, ये इंपॉर्टेंट वो बन गए इनके जमींदारी के रीजन बन गए, जहाँ से इनको रेवेन्यू भी आने लग गया था। फिर इसी समय इन्होंने बनाया था फोर्ट विलियम 1700 में। और वहाँ पे क्या ईस्टर्न जो प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता जो है वहीं पे स्टैब्लिश किया। तो मतलब आपने अभी देखा है इनके समय में एक कंसोलिडेटेड रीजन बन रहा, मद्रास में एक बन गया साउथ इंडिया के लिए, और बंगाल के लिए कहाँ बन गया, कलकत्ता में बन गया। तो ये तो यहाँ पे किसके अंडर प्रेसिडेंट थे उस समय, चार्ल्स आयरी के अंडर में ये फोर्ट बना। कहाँ पे आपका, फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। तो ये इनका जो एक्सपेंशन और कंसोलिडेशन साथ में चल रहा है, तो ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो फिर मजबूत हो जाएगा। तो ये लॉन्गर पीरियड के लिए यहाँ पे रहने के लिए इसीलिए कैपेबल हो पाए, क्योंकि इन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट किया पावर को। फिर फर्दर जो एक्सपेंशन हुआ ब्रिटिश से कैसे हुआ कि आप 1700 में क्या बना था आपका फोर्ट विलियम, लेकिन 1717 में ना जॉन सुरमान जो थे उन्होंने क्या फरमान किससे लिया, फारूक सियार से, टू राइट टू
ट्रेड कहाँ पे कंपनी को प्रिविलेजेस मिले, किस किस रीजन में मिले, बंगाल, गुजरात, हैदराबाद। और ये प्रिविलेजेस क्या होते थे, जैसे फैक्ट्री स्टैब्लिशमेंट हो गई, ट्रेड फ्री ट्रेड हो गया, तो ये कुछ इन ल्यू ऑफ सम एनुअल पेमेंट होती थी। तो ये डील की फरमान किसने दी थी, फारूक सियार ने दी थी। तो ये भी बहुत लैंडमार्क मूवमेंट बनता था ब्रिटिश का एक पावर बनने में मुगल के बाद। मतलब ये लेटर मुगल के पार्ट थे फारूक सियार। तो मुगल्स में क्या हो गया था, धीरे धीरे अब जो उनकी जो फ्यूडेटरी बनते जा रही थी, तो वो वीक बनते जा रहे थे। फारूक सियार बंगाल रीजन में उनको ये राइट दिया। फिर दिसंबर क्या हुआ था, इसी के पहले पहले की बात है ये, पहला जो यूरोपियन पावर बना था 1672 में, जिसने कि वो इस्टेब्लिश की, क्या है, कॉइन मिंटिंग फैक्ट्री। कहाँ पे मिंट जो स्टार्ट किया था, कहाँ पे किया था, बॉम्बे में। और इसमें ये प्रिंट करते थे सिक्के, किसके, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन। और ये पूरे मुगल एम्पायर में एक्सेप्ट किए जाते थे। तो मतलब इनकी जो करेंसी भी है वो भी अब वर्क करने लगी थी इंडिया में। तो इनको ग्रेजुअली क्या मिल गया, एक तो कंट्रोल मिल गया, इकोनॉमिक कंट्रोल मिलने लग गया था, कहाँ पे, इंडिया में। तो ये इनके रीजंस थे कि इंग्लिश के लॉन्ग टर्म जो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट थी उसको फ्लरिश कराने। फिर ब्रिटिश को फॉलो किया किन्होंने, यहाँ पे आए ब्रिटिशर्स के बाद डेन्स, मतलब डेनमार्क के जो थे वो यूरोपियन से अराइव हुआ उनका। तो वो उन्होंने, ये हुआ था 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और वो पहली बार फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, टंकेबार नियर तंजौर। तंजौर जो है साउथ इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पे 1620 में इन्होंने फैक्ट्री पहले लगाई। फिर लेकिन सीरम पोर्ट जो था कलकत्ता के पास, उनका बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट बना आगे जाके, डैनी सेटलमेंट बना उस टाइम का सबसे बढ़िया। और इनका जो मेन मोटिव था ना, जैसे ब्रिटिशर्स का मोटिव था ट्रेड और क्या एक्सपेंशन कर रहे थे, कंसोलिडेट कर रहे थे, बस इनका ये था मोर इंटरेस्टेड मिशनरी एक्टिविटीज। मिशनरी एक्टिविटीज में ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और जो आपका यहाँ से जो कोलकाता से वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसमें स्प्रेड के लिए, मिशनरी एक्टिविटीज के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया था किसने, डेनिश लोगों ने। फिर ये, फिर उसके बाद अराइवल हुआ था किनका, फ्रेंच का। फ्रेंच के अराइवल में देखते क्या कहते हैं, ये देवर द लास्ट यूरोपियंस टू अराइव। ये लोग लास्ट थे टू अराइव। लेकिन फ्रेंच के अराइवल में सबसे बड़ा वो आया था टर्न, ये था कि जो फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच थे ना, इंग्लैंड और फ्रेंच की पुरानी राइवलरी चल रही थी कहाँ पे, इंग्लैंड, यूरोप में, वो ट्रांसफर हो गई थी कहाँ, इंडिया में। तो इसमें जो मेन इवेंट थे वो था कि एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। तो जो एंग्लो फ्रेंच वॉर है ना, उनको हम देखेंगे आगे जाके क्या कैसे कैसे हुए और क्या क्या उसमें चेंजेस हुए, तो उनको अभी स्टडी करते हैं। तो एंग्लो फ्रेंच वॉर को पहले देख लेते हैं कि फ्रेंच का एक्सपेंशन कैसे कैसे था। तो फ्रेंच का पहला जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उनका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो हुआ था आपको 1664 में, मतलब बहुत मच लेटर देन द ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर जब वो एस्टेब्लिशमेंट किसके अंडर में हुआ था, मिनिस्टर कौन थे, वो कॉलबर्ट अंडर लुइस 14 जो थे उस समय वहाँ पे किंग थे, उनके अंडर में ये हुआ था। और इनको क्या मिली थी, मोनोपोली मिली थी 50 ईयर की। मतलब वहाँ 20 ईयर से जो एक्सटेंड होके फिर इंडेफिनिट होगी, लेकिन इनको 50 ईयर की मिली थी मोनोपोली, किसमें, ट्रेड इन इंडिया एंड पैसिफिक ओशियन एज वेल एज अदर कॉन्केशंस। मतलब उस रीजन में ट्रेड के लिए इनको, किनको, फ्रेंच को मोनोपोली मिली, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो वजह इनके अराइवल का हुआ था, जब फर्स्ट टाइम ये कब आए थे, 1667 में। 1667 में स्टैब्लिश कहा कि फ्रांकोइस कैरोन थे, उन्होंने सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करी 1667 में। तो इस समय पता है आपको, वहाँ पे ब्रिटिश की फैक्ट्री थी, फिर फ्रेंच की फैक्ट्री। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे यूरोपियन जो पावर आती थी ना, तो ये जो लोकल रूलर होते थे, इनका ये था कि ये आए ट्रेड करने, तो ये फैक्ट्रीज लगाएंगे, ट्रेड करेंगे। तो लोकल रूलर इनको परमिट देते थे कि आप ट्रेड कर सकते हो। उनका जो वो एक्सपेंशन का था, टेरिटोरियल एक्सपेंशन का, उनका इंटेंट वो नहीं समझ पाते थे कि इनके लिए ये आ रहे हैं। मतलब ट्रेड के साथ साथ जब उनको लगता था कि यहाँ पे वीक है ये सिस्टम, यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन आसान है, तो धीरे धीरे वो एम्बिशन बढ़ता गया उनका। जो ये ट्रेड कंपनीज आ रही थी ट्रेड करने के लिए, तो ये फ्रेंच का भी वही था। 1669 में क्या हुआ, मरकरा था, ही फाउंडेड फ्रेंच फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम। देखो आप जैसे जैसे देख रहे हो ना, ब्रिटिशर्स ने जहाँ जहाँ खोला था पहले, वहाँ धीरे धीरे फ्रेंच भी खोल रहे हैं। फिर क्या हुआ, इनको किसने दिया पेटेंट वहाँ ट्रेड के लिए, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने। तो ये नेक्स्ट, फिर 1673 में क्या हुआ था, टाउनशिप कहाँ पे लगी थी, चंदन नगर, जो कहाँ पे है अभी, कलकत्ता में है। कलकत्ता के इसको शाइस्ता खान जो था, फ्यूडिटरी था किसका, मुगल का सूबेदार था। और बाद में फ्यूडल वॉरलॉर्ड्स बन गए थे ये लोग। तो इन्होंने शाइस्ता खान ने क्या दी थी, बंगाल में स्टैब्लिश करने के लिए चंदन नगर में टाउनशिप स्टैब्लिश की पूरी फ्रेंच ने।
फिर फ्रेंकोइस मार्टिन इंपॉर्टेंट हुए। ही ग्रांटेड साइट इन का पौंडीचेरी। पौंडीचेरी में जो शेर खान थे, शेर खान लोधी बीजापुर के होते रूलर थे, उन्होंने कहा दिया था इनको 1674 में पौंडीचेरी में बनाने के लिए साइट दी। तो ये फ्रेंच का एक्सपेंशन होता गया अदर रीजन में। ईस्ट में भी देखा आपने, वेस्ट में सूरत, ईस्ट फिर साउथ में मसूलीपट्टनम और ईस्ट में कोलकाता। तो ये रीजन धीरे धीरे इनका एरिया कंसोलिडेट हो गया फ्रेंच का भी। फिर जो इनके जो इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर्स क्या बने, वो माहे थे, कराईकल थे, बालासोर उड़ीसा में, फिर विच हेल्प देम इन एक्सपेंशन इन द इंडिया। फिर वो जब ट्रेड कर रहे, फ्लोरिश कर रहे, तो एक्सपेंड होते गए धीरे धीरे। फिर गवर्नर जो थे इनके लेनोयर एंड डुमास, ये कहाँ से 1720 से 742 तक बहुत इन्होंने रूल किया। मतलब गवर्नर का इनका फिक्स्ड वो नहीं था। जैसे पोर्तुगीज आते थे तो 3 इयर्स का उनको गवर्नरशिप मिलती थी, कोई पोर्तुगीज आता था। तो ये पूरे 20 से 42 तक ये दोनों ने गवर्न किया किसको, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्टिविटीज को, कहाँ पे, इंडिया में। तो ये अभी आपको जैसे बताया मैंने कि एंग्लो फ्रेंच वार जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट थे इस एडवेंट ऑफ यूरोपियन उसमें। इनको देखते करके क्या था, इसमें क्या क्या चेंजेस हुए। तो पहला जो था वो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर कब हुआ था, 1940 से 48 के बीच में, 40 से 48 के बीच में। तो ये किसके लिए, कर्नाटिक रीजन जो है, ये जो कर्नाटिक रीजन है ना, कोरोमंडल कोस्ट जो है पूरा, वो कर्नाटिक रीजन है। उस रीजन में किसके लिए, आपको पता है मसूलीपट्टनम यहाँ फैक्ट्री बन रही है, मद्रास है, ये सब रीजन जो है उसके सराउंडिंग रीजन में आपको कॉन्फ्लिक्ट होते थे। अब एक जगह पे ब्रिटिश भी है, फ्रेंच भी है, और जो लोकल जो रूलर्स हैं उनके जो डिस्प्यूट्स होते थे उनमें ये इंटरफेयर करने लग गए थे। तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में क्या होता था, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था, वही है एंग्लो फ्रेंच वॉर। और इनकी जो पुरानी वॉर कहाँ चल रही थी, यूरोप में चल रही थी। तो उसके वजह से देखो ये जो है ना एक्सटेंशन, इट वाज एक्सटेंशन ऑफ द एंग्लो फ्रेंच वॉर इन यूरोप कॉज्ड बाय द ऑस्ट्रियन वॉर। ऑस्ट्रियन वॉर जो हुआ था 1748 में, उसी का एक्सपेंशन कहाँ हो गया था, यहाँ पे इंडिया में। तो इनका जो 1748 में कब एंड हुआ, ये ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल। एक्सला चैपल जो है, इसमें ऑस्ट्रियन वॉर को जब वहां बंद हुआ तो वो यहाँ पे भी जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है वो भी बंद हो गया। और इसमें यहाँ पे जो ये जो है ना सेंट थॉमी का जो बैटल है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्यों, क्योंकि फ्रेंच आर्मी जो थी ना कैप्टन पैराडाइज के अंडर में, इट डिफीटेड विच फोर्सेज ऑफ अनवरुद्दीन द नवाब ऑफ कर्नाटिक एंड महफूज खान। तो इनको हराया किसके, इनको पैट्रोनेज किसकी मिली थी, ब्रिटिशर्स की पैट्रोनेज मिली थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बैटल बनता है सेंट थॉमी, और इसमें किसका रोल था, कैप्टन पैराडाइज। तो अब जैसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे ही आ सकते हैं कि इस बैटल में कौन इन्वॉल्व थे, ब्रिटिश की पैट्रोनेज किसको थी। मतलब अगर इनके नाम दिए हुए हैं तो ये इनको पैट्रोनेज किसकी मिली है, ब्रिटिश की मिली है। तो ये एंग्लो फ्रेंच वॉर का एक पार्ट बन गया। तो ये इवेंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, बैटल ऑफ सेंट थॉमी। फिर सेकंड कर्नाटिक वॉर क्या हुआ, जब 48 में जो आपका जब ट्रीटी हो गई इनकी, तो उसके बाद वॉर वहीं बंद हो गया। फिर लेकिन 49 में फिर क्या हुआ, जो डुप्लेसी था फ्रेंच गवर्नर था, तो जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में जो इनकी सक्सेस हुई थी ना फ्रेंच के अगेंस्ट द ब्रिटिश सपोर्टेड आर्मी, तो उसको लेके ये चाहता था कि फ्रेंच का इन्फ्लुएंस और बढ़ाओ वहाँ पे, कहाँ पे, साउथ इंडिया में। तो बैटल ऑफ अंबूर हुआ, ये कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट इवेंट किसमें है, सेकेंड कर्नाटिक वॉर में, ये 1749 में हुआ। तो इसमें क्या, मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और द फ्रेंच ये मिलके लड़ रहे थे, किसको, इन्होंने अनवरुद्दीन को हराया था किसमें, बैटल ऑफ अंबुर में। लेकिन मुजफ्फर जंग बिकम द सूबेदार ऑफ डेक्कन एंड डुप्लेस वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मुगल टेरिटरी साउथ ऑफ द रिवर कृष्ण। जो रिवर कृष्णा है ना, रिवर कृष्णा के जो साउथ में ये टेरिटरी है, ये अंबुर कहाँ पर पड़ेगा, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। तो उस वहां पे ये वॉर हुई और जीता। फिर मुगल टेरिटरीज जितनी थी ना साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, उसको किसको गवर्नर बन गया, कौन, डुप्लेक्स। तो फिर क्या हुआ, ये वॉर अभी चल ही रही है ना, 49 में ये इवेंट हुआ, बैटल ऑफ अंबुर। इसमें फ्रेंच की क्या हुई, सक्सेस हुई, फ्रेंच को सक्सेस मिला। लेकिन लेटर कौन आता है, फिर रॉबर्ट क्लाइव आता है। ही वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटिशर्स। कैप्चर्ड आरकोट इन 1951 में आरकोट को कैप्चर कर लिया इन्होंने, किससे, फ्रेंच से। और तिरुचिरापल्ली पे इनका प्रेशर बन गया, मतलब इनका इन्फ्लुएंस बन गया वहाँ पे। और 53 चंदा साहब
हाँ, जो चंदा साहब थे वो, चंदा साहब वाज फेसिंग द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को लड़ रहे थे, किसको बचाने के लिए, आरकोट को बचाने के लिए। बट उनका सीज तो था उस रीजन में, लेकिन 53 डे के सीज के बाद से फिर से ब्रिटिशर्स ने आरकोट फिर से रिकैप्चर कर लिया था, तो ये नहीं बचा पाए थे, तो ब्रिटिशर्स भी वहाँ पे इन्वॉल्व है उस रीजन में ऐसे। फिर 1752 में क्या होता है, मोहम्मद अली ने इसको, चंदा साहब को एग्जीक्यूट कर दिया था, तो वो वहाँ पे खत्म हो गया। और वहाँ पे डुप्लेक्स का क्या क्या 1954 में बहुत ज़्यादा जो वॉर चल रहा था ना, ये 1749 से 54 में, तो फ्रेंच की आर्मी बहुत एग्जॉस्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा इनका वो हुआ था, एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, तो इसने फाइनेंशियल लॉसेस होने लगे। जो ट्रेड का जो क्या होता है पर्पस की, प्रॉफिट बने, तो प्रॉफिट की जगह लॉस होने लग गया जब, तो इन्होंने क्या किया, वो कर दिया, वहाँ से रिकॉल कर लिया, रिकॉल इन, ही वाज रिकॉल्ड फ्रॉम इंडिया, मतलब डुप्लेसी को बुला लिया वापस, कहाँ पे, यूरोप में। फिर जो डुप्लेसी जो है उसको रिप्लेस किसने किया, गॉडेयू ने, इंडिया में। अब इंडिया में कौन बन के आया गवर्नर इनका, गॉडेयू। तो गॉडेयू ने इंग्लिश और फ्रेंच एग्रीड इसमें, जब गॉडेयू का अराइवल हुआ किसमें, 1754 में, तो इन्होंने एग्री किया क्या, कि नॉट टू इंटरफेयर इन नेटिव डिस्प्यूट्स एंड रिटेन देयर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। तो यहाँ के जो डिस्प्यूट होंगे जो लोकल रूलर्स के, उसमें ये इंटरफेयर नहीं करेंगे, और उनके लिए लड़ेंगे नहीं आपस में, और जो जो अपने अपने रीजन है, टेरिटरीज है, उनको देखेंगे, मतलब उनके जो रीजन जितने थे उन्होंने रीऑक्यूपाई कर लिए, फ्रेंच और ब्रिटिश ने। तो ये एक तरीके के वॉर में वो आया, रुका, ठहराव आया, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश जो फ्रेंच थे देवर एग्जॉस्टेड, और उन्होंने रिकॉल कर लिया था कि वो डिप्लेस को। थर्ड कर्नाटिक वॉर हुआ, तो जो 7 ईयर वॉर हुआ यूरोप में, उसका ये एक्सटेंशन हो गया कहाँ पे, इंडिया में। तो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है इंडिया में भी रिफ्लेक्ट होने लगी फिर वो। इसका जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है ये 56 से लेके 54 से, अभी पता है सेकंड 54 में एंड हो गया था ट्रीटी के बाद, तो फिर 54 से 56 आंतर है, तो 56 से 63 का वो जो 7 ईयर वॉर कहाँ हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, वो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ मिल रहा है, इंडिया में। तो वो कहाँ मिल रहा है आपको, बैटल ऑफ वांडीबॉस जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट इवेंट बनता है। क्यों बनता है देखते हैं, कि ब्रिटिश जो थी ना, जनरल आयरेकूट के अंडर में इसने क्या किया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फ्रेंच को सब बहुत बड़ी इसमें हार मिली थी, और एक तरीके से पूरा जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था, दबदबा था, वो कायम कर दिया था इसने, बैटल ऑफ वांडीबॉस ने। तो इसमें जो हीरो बने थे, कौन बने थे, आयरेकूट बने थे। फिर डुप्लेसी जो था, इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट फिगर बनता है, वो चला गया था अभी इस समय, लेकिन उसके बारे में कुछ हम देखते हैं कि क्यों, क्या हुआ था कि उसको जाना पड़ गया। एक तो क्या, डायरेक्टर जनरल फ्रेंच कॉलोनी बन गया था ये, और कर्नाटिक वॉर में सब्सिडरी अलायंस इसने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम्स में, आपको जानना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स ने सबसे ज्यादा यूज किया इसको, दो ब्रिटिशर्स यूज दिस द मोस्ट, पर सब्सिडी अलायंस जो किसका डिवाइस था, ये डुप्लेक्सी का था। तो इस यहाँ पे ही वाज रिकॉल्ड, आई नो एज आई टोल्ड यू कि 1754 में इसको रिकॉल कर लिया गया था, बट इसकी जो एक डिवाइस थी, जो टूल थी, वो ब्रिटिशर्स को मिल गई थी आगे एक्सपेंशन के लिए। इसकी वीकनेस क्या थी, कि ये वेट करता था कि वॉर अपने जो एग्जीक्यूशन में प्लान जो करता था उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगाता था, प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर थी, कि सब कुछ खुद कंट्रोल करना चाहता था अपनी आर्मी में, और मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं रही, वो ट्रेडर, मतलब मोस्टली जो क्या है ट्रेड में इन्वॉल्व थे ये लोग। तो मिलिट्री एक्सपीरियंस यहाँ पे आके जब इनको वॉर हुई, तो मिलिट्री जो एक्सपीरियंस था नहीं था इसको पास कैसे करना है, और ग्राउंड रियलिटी का इसको जानकारी नहीं थी, कि जो कभी जो आपस में ब्रिटिश थे ना, वो टैक्टिक्स और पॉलिसीज उसमें पॉलिटिक्स में बहुत आगे निकल गए थे, लोकल रूलर को कैसे साइड करना है, कैसे उनको डील करना है, उसमें वो एडवांस थे रादर देन डुप्लेक्स। और फिर क्या हुआ था, जो ब्रिटिश क्यों स्ट्रांग थी उस समय, कि इंग्लिश एक प्राइवेट कंपनी थी, वो उनका मेन मोटिव ये था प्रॉफिट करना, उनको ये बाकी वो प्रॉफिट कैसे भी करना है, उनको उसका वो मतलब नहीं था, प्राइवेट कंपनी थी, और उनकी नेवल सिक्योरिटी थी, उनकी जो नेवी थी बहुत स्ट्रांग थी, और क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर थी, तो वो लॉस में नहीं गए थे। डुप्लेक्स के समय में फ्रेंच जो है लॉस में चले गए थे, फाइनेंशियल लॉस में वॉर की वजह से। और क्या, इनकी जो मिलिट्री लीडरशिप थी वो भी अच्छी थी, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो किसका, जनरल आयरेकूट का। तो आयरेकूट जो था वो एक बहुत बड़ा एग्जांपल बना था किसमें, बैटल ऑफ वांडीबॉस में। तो ये जो ब्रिटिशर्स की जो
स्ट्रॉन्ग वो थे, ट्रेड्स थे, और जो डुप्लेसिस के वो थे वीकनेसेस थे, उसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटिश की जो अंपायर थी वो कंसोलिडेट होने लगी अंपायर इंडिया में, टेरिटरीज, और फ्रेंच का डिक्लाइन होने लग गया इंडिया में। तो इंग्लिश सक्सेस फैक्टर आपको जैसे बताया मैंने कि प्राइवेट एंटरप्राइज, नेवल डोमिनेंस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था, और तो और क्या था, वेल ट्रेंड सोल्जर्स, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको गवर्नर जो थे वो धीरे धीरे आपको देखोगे आप स्टेज आगे बढ़ेंगे तो, कि गवर्नर अपॉइंट होते थे और गवर्नर रिपोर्ट करते थे वहाँ पे इंग्लैंड में। तो इनका एक सिस्टम था किसका, चेक एंड बैलेंस चलता रहता था, इसलिए क्या था, ये कंट्रोल्ड वे में काम कर रहे थे उस समय। और इसमें इनका और भी एक फैक्टर था, जैसे आपको मैंने बताया कि पोर्तुगीज के बारे में, डेन्स के बारे में, उनका क्या मिशनरी पे ज़्यादा ध्यान था, एक्सपेंशन में भी ध्यान था, तो राइवलरी जल्दी बनती थी मुगल्स के साथ, जो लोकल रूलर्स के साथ थे उसको लेके। तो इनका रिलीजियस फीवर था थोड़ा कम था एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन यूरोपियन पावर्स। फिर क्या था, ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो था ना, ये आपको बताया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, वो ट्रेडर्स का एसोसिएशन था, मतलब जो ट्रेडर थे, तो वहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड इनको वो करती थी, हमेशा सपोर्ट करती थी। कोई भी वॉर है या कोई भी ऐसा इवेंट हो गया जहाँ पे फाइनेंशियल लॉस हो रही है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड बैंकरप्सी से इसको बचा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये जो फ्रेंच है ना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ये सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो इसलिए ब्रिटिशर्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग बन गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा स्ट्रांग बन गई इंग्लैंड की एज कम्पेयर टू द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो है, आप अभी तक हमने ये देख लिया कि कैसे यहाँ पे कौन कौन आए, यूरोपियन पावर्स, और कौन कौन इंपॉर्टेंट इवेंट थे, सारे वॉर देख लिए हमने। तो ये क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताया कि कहाँ किस किस एरिया से पूछा गया है, जो फैक्ट्री के स्टैब्लिशमेंट्स है वहाँ से पूछा गया है, कौन रिस्पॉन्सिबल है स्टैब्लिशमेंट के लिए, वहाँ से पूछा गया है, और वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बता दिया है। तो ये आपको ध्यान रखने क्वेश्चंस उसको कैसे पूछे जा रहे हैं किस एरिया से, उस पर आपको ध्यान रखना है। और जो ये फैक्टर्स है ना, तो उनको स्टेटमेंट के फॉर्म से पूछे जाते हैं कि इनके फैक्टर क्या थे, मतलब अगर ये कोई आपको फैक्टर देता है कि डेन्स वे मोर इंटरेस्टेड इन मिशनरी एक्शंस, तो वो सही फैक्ट बनता है स्टेटमेंट। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को आपको ध्यान रखना है, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना पड़ेगा इस वाले में। और ये भी है कि जो ट्रेड है, और ब्रिटिश जब एक बार यहाँ पे टेरिटरी कंसोलिडेट हो गई, फिर उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो गए, और लोकल रूलर और उनका भी, उन पे भी इनका इन्फ्लुएंस बनता गया, तो एक्सपेंशन बढ़ता गया। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते जाएंगे कि ब्रिटिश का जो पावर का कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन, वो हम आपको आगे फॉरवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू फॉर टुडे।